हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है दोपहर का भोजन एंड इस चैप्टर के राइटर का नाम है अमरकांत। सो अमरकांत जी की ये जो कहानी है दोपहर का भोजन, उन्होंने इस कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। अमरकांत जी ने उस परिवार की आर्थिक तंगी, भूखमरी और बेकारी का भी वर्णन किया है। सो उन्होंने एक फैमिली के बारे में बताया है इस चैप्टर में, जिसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस परिवार में क्या क्या आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या क्या आर्थिक तंगी थी, भूखमरी थी और जो बेकारी थी, इन सब का वर्णन किया है। अमरकांत जी ने ये भी बताया है कि उस परिवार की स्थिति इतनी अधिक खराब थी, इतनी अधिक गरीबी थी उस परिवार में कि परिवार के सदस्यों को पेट भर भोजन तक नसीब नहीं होता था। किंतु उस परिवार की जो स्त्री थी जिनका नाम था सिद्धेश्वरी, जो इस चैप्टर की, जो इस कहानी की नायिका है, मतलब फीमेल जो कैरेक्टर है, सो सिद्धेश्वरी किसी न किसी प्रकार से सभी परिवार के सदस्यों को भोजन करवा ही देती है, परंतु वो स्वयं आधी रोटी खाकर गुजारा करती है, वो आधी रोटी खाकर ही रह जाती है। सो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में एक स्त्री के रोल के बारे में भी बताया गया है। सो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में। सो मेनली इस चैप्टर में 5 कैरेक्टर है। पहला है सिद्धेश्वरी, जो इस कहानी की नायिका है, फीमेल कैरेक्टर। दूसरा है रामचंद्र, जो सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा है, जिसका आयु लगभग 21 वर्ष का होगा। तीसरा है मोहन, जो सिद्धेश्वरी का मझला बेटा है, यानी कि दूसरा बेटा है, जिसका आयु है 18 वर्ष की और मोहन हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। चौथा जो कैरेक्टर है उसका नाम है प्रमोद, जो सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा है और जिसकी आयु 6 वर्ष की है। और पांचवा जो कैरेक्टर है जिनका नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो सिद्धेश्वरी के पति और इन तीनों बच्चे के रामचंद्र, मोहन और प्रमोद के पिता रहते हैं। सो अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं समरी के साथ। चैप्टर का नाम है दोपहर का भोजन। अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कहानी है दोपहर का भोजन, इस कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत। सो अमरकांत जी ने इस कहानी में गरीबी से जूझ रहे एक मध्यवर्गीय परिवार के बारे में बताया है, एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बताया है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। सो इस परिवार की जो मुखिया है, मुखिया किसको कहा गया है? सिद्धेश्वरी के पति यानी मुंशी चंद्रिका प्रसाद को कहा गया है इस फैमिली के, इस परिवार के मुखिया। सो मुंशी जी की अचानक नौकरी छूट जाती है, जिसके कारण परिवार में आर्थिक संकट आन पड़ता है, क्योंकि अगर नौकरी छूट जाएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है किसी भी फैमिली की ख़राब होगी। सो इस परिवार के मुखिया की भी नौकरी छूट जाने के कारण घर में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आन पड़ा है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा था, और ये जो आर्थिक संकट था ये इतना बड़ा था कि घर के सदस्यों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा था। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है। और जो सिद्धेश्वरी है, मुंशी जी की पत्नी और इस कहानी की जो नायिका है, वो हमेशा प्रयास करती है कि ये जो संकट की घड़ी है, ये जो आर्थिक संकट का टाइम है, ऐसे टाइम पे वो अपना परिवार का साथ दे और अपने घर के सदस्यों को, अपने जो बेटे हैं, अपने जो पति है, उन सबको एक साथ रखे, एकजुट करके रखे। साथ ही वो प्रयास करती है कि उन लोगों को इस चिंता से कैसे मुक्त करे, ये जो आर्थिक संकट आन पड़ा है, इस संकट से उन्हें कैसे बाहर निकाले, उसका प्रयास करती रहती है। वो अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न करती है। सो सिद्धेश्वरी एक स्त्री होते हुए भी उसे पता है कि वो घर के लिए नौकरी करके पैसे तो नहीं ला सकती है, परंतु जो भी वो कर सकती थी अपने बातों के द्वारा, अपने काम के द्वारा, वो कोशिश करती थी कि अपने घर के सदस्यों का जो दुख है, जो तकलीफ, उसको कम करे और अपने घर को टूटने से वो बचाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी। अब हम चैप्टर की समरी पढ़ते हैं। दोपहर का भोजन पाठ का सार। कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन बनाकर अपने परिवार के सदस्यों की प्रतीक्षा कर रही है। सो वो दोपहर का टाइम था और जो सिद्धेश्वरी थी, इस कहानी की जो नायिका है, जो फीमेल कैरेक्टर है, वो भोजन बना के, दोपहर का लंच बना के रेडी करके अपने परिवार के सदस्यों का इंतज़ार कर रही है कि कब वो आएंगे और कब वो उनको खाना परोसेगी। क्योंकि दोपहर के टाइम में उनके जो बेटे थे, 2 बेटे जो थे, रामचंद्र और मोहन, वो भी घर पे नहीं थे, साथ ही जो मुंशी जी थे वो भी घर पे नहीं थे।
वो गर्मियों की दोपहर में भूख से व्याकुल बैठी है, क्योंकि घर में इतना खाना नहीं है कि 2 रोटी खाकर वो अपना पेट भर सके। सो वो गर्मी का दोपहर था, और गर्मी के दोपहर में सिद्धेश्वरी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और वो भूख से व्याकुल बैठी हुई थी, क्योंकि घर में इतना खाना नहीं था कि वो 2 रोटी खाकर अपना जो भूख है उसको शांत कर ले। अगर वो 2 रोटी पहले ही खा लेती है तो बाद में उसे पता था कि बाद में उसके अन्य परिवार के सदस्यों को पेट भर खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए वो क्या करती है, वो एक लोटा पानी ही पीकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास करती है। वो एक लोटा पानी लेती है और उसी को पी के अपना जो भूख है उसको शांत करने की कोशिश करती है। वही सामने उसका छोटा बेटा खाट पर सोया हुआ है, जो कुपोषण का शिकार है। सामने में ही खाट पे उसका जो छोटा बेटा है, जिसका नाम है प्रमोद, वो सामने में ही सोया हुआ है, और वो कुपोषण का शिकार है, क्योंकि उसे अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता है, इसीलिए उसको कुपोषण हो गया है। दोपहर के 12 बज गए हैं और भोजन का समय हो गया है। तो दोपहर का 12 बज रहा है, टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पे 12 बज गए हैं दोपहर का, और लंच करने का टाइम हो गया है। तभी बड़ा बेटा रामचंद्र आकर चौकी पे बैठता है। तभी सिद्धेश्वरी देखती है कि उसका जो बड़ा बेटा है रामचंद्र, वो आया घर में, और घर में वो चौकी पर बैठ जाता है, जिसके चेहरे पर निराशा झलक रही है। तो सिद्धेश्वरी देखती है कि उसकी जो बड़े बेटा है रामचंद्र, उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं निराशा झलक रही है। किस बात की निराशा? कि वो अभी तक बेरोजगार है और घर की स्थिति को वो संभालने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। वो एक दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखता है और अभी तक बेरोजगार है। सो रामचंद्र एक दैनिक समाचार पत्र, एक न्यूज़पेपर के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीख रहा है, परंतु वो अभी तक बेरोजगार है, अभी तक उसको काम नहीं मिला है। सिद्धेश्वरी उसके सामने भोजन परोसती है, फिर सिद्धेश्वरी अपने बेटे को खाने के लिए देती है। रामचंद्र के 2 रोटी खा लेने के बाद वो उससे और रोटी लेने के लिए आग्रह करती है, लेकिन वो भूख ना होने का बहाना बनाकर मना कर देता है। तो जैसे कि हर एक माँ बच्चों का जब खाना ख़त्म हो जाता है फिर और ज़्यादा खाना लेने के लिए आग्रह करती है, उसी तरह जो सिद्धेश्वरी है वो भी रामचंद्र को जब उसकी 2 रोटी ख़त्म होगी उसके बाद वो बोलती है कि और रोटी ले लो बेटा। परंतु रामचंद्र को वास्तविकता का ज्ञान है, उसको पता है कि घर में इतना रोटियां नहीं बनी है, कि वो 2 से अगर अधिक रोटी खाता है तो उसे पता है कि घर के अन्य सदस्यों को खाना नहीं मिलेगा। इसलिए वो बहाना बनाता है कि मुझे और भूख नहीं है, और वो रोटी लेने से मना कर देता है। वो अपने छोटे भाई मोहन के विषय में पूछता है। फिर रामचंद्र अपने जो भाई है, छोटा भाई मोहन, उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ गया है। सिद्धेश्वरी उससे झूठ बोलती है कि वो अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है। सो सिद्धेश्वरी कहीं ना कहीं झूठ बोलती है कि जो मोहन है वो अपने मित्र, अपने दोस्त के घर पढ़ने गया है। सिद्धेश्वरी उससे झूठ इसीलिए बोलती है क्योंकि अगर रामचंद्र को पता चल जाता कि मोहन जो है बाहर घूमने गया है तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि वो अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को छोड़ के बाहर इधर उधर घूम रहा है। सो इसीलिए वो उससे झूठ बोलती है। वो रामचंद्र को खुश करने के लिए ये भी कहती है कि मोहन हर समय उसकी प्रशंसा करता है, ताकि थोड़ी देर के लिए वो अपने दुख को भूल सके। साथ ही सिद्धेश्वरी और एक झूठ बोलती है कि मोहन हर वक्त रामचंद्र उसके बड़े भाई की तारीफ करता रहता है, ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए और उसके मन में जो दुख है, जो निराशा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाए। क्योंकि जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको मन ही मन अच्छा लगता है, और आपके माइंड में जो भी टेंशन चल रही होती है वो थोड़ी देर के लिए ज़रूर दूर हो जाती है। सो सिद्धेश्वरी भी यही कोशिश करती है कि वो अपने जो बड़ा बेटा है रामचंद्र उसको कैसे खुश करे, इसीलिए वो झूठ का सहारा लेती है। कुछ देर बाद उसका मझला बेटा मोहन खाने के लिए आता है। सो रामचंद्र के खाना खाने के बाद मोहन, जो उसका मझला बेटा है जो 18 वर्ष का है, वो आता है खाना खाने के लिए। सिद्धेश्वरी खाने में उसे भी 2 रोटी, दाल और थोड़ी सब्जी परोसती है। सो सिद्धेश्वरी उसको भी खाने के लिए 2 रोटी, दाल और सब्जी देती है। सिद्धेश्वरी उससे भी झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बहुत प्रशंसा करता है। सो सिद्धेश्वरी मोहन से भी झूठ बोलती है कि रामचंद्र उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, ताकि मोहन को अच्छा लगे और दोनों भाइयों में प्यार जो है वो बना रहे। ये सुनकर मोहन प्रसन्न हो जाता है। तो मोहन को ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसका बड़ा भाई उसकी तारीफ करता है। सिद्धेश्वरी के कहने पर थोड़ी दाल पीकर ही पेट भरने का बहाना करता है और रोटी लेने से मना कर देता है। सो सिद्धेश्वरी मोहन को भी आग्रह करती है कि बेटा और थोड़ा रोटी ले लो, सब्जी ले लो, परंतु मोहन भी बहाना बना देता है और वो सिर्फ थोड़ा और दाल लेकर ही अपना पेट भर लेता है और रोटी लेने से मना कर देता है।
उसके बाद घर के मुखिया और सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं। उसके बाद जो घर के मुखिया है मुंशी जी, वो आते हैं, जो कि सिद्धेश्वरी के पति भी है, जिनका आयु करीब 45 ईयर्स का होगा, और खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वो घर में आते हैं और वो भी दोपहर का खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। 2 रोटी खाने के बाद सिद्धेश्वरी उनसे और रोटी लेने का आग्रह करती है। सो सिद्धेश्वरी अपने पति से भी ये आग्रह करती है कि और ज़्यादा रोटी ले लो, लेकिन घर की वास्तविकता से परिचित मुंशी जी मना कर देते हैं। तो मुंशी जी तो घर के मालिक थे, उन्हें तो घर की जो आर्थिक स्थिति है, जो वास्तविकता है, उसकी तो ज्ञान है ही उसको, इसीलिए वो भी और रोटी लेने से मना कर देते हैं। उसके सामने भी सिद्धेश्वरी दोनों बेटे की प्रशंसा करती है। मुंशी जी के सामने भी जो सिद्धेश्वरी है अपने दोनों बेटे रामचंद्र और मोहन की प्रशंसा करती है, और ये भी कहती है कि दोनों बेटे आपकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, ताकि उनमें एकजुटता बनी रहे। वो इतने सारे झूठ का सहारा इसलिए लेती है ताकि जो बाप बेटे हैं उसमें जो एकता है वो बने रहे, वो एकजुटता बनी रहे, बाप बेटों में प्यार बना रहे। तो कोई अगर झूठ अच्छे काम के लिए बोला जाता है तो उसको झूठ नहीं कहते, ये हमने सुना है। तो सिद्धेश्वरी भी अच्छे काम के लिए झूठ बोल रही थी। सबके खाने के बाद सिद्धेश्वरी खाना खाने बैठती है, जिसके हिस्से में केवल एक रोटी आती है। तो सबको खिलाने के बाद, घर के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, उनको खिलाने के बाद सिद्धेश्वरी खाना खाने बैठती है, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, किंतु उसके हिस्से में केवल एक ही रोटी आती है। तो इसीलिए जितने भी उसके घर के सदस्य थे, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी, वो और रोटी लेने से मना कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो 2 से ज़्यादा रोटी लेंगे तो उसके माँ के नसीब में एक भी रोटी नहीं होगा, इसीलिए वो और रोटी लेने से मना कर देते हैं। तभी उसकी नज़र उसके छोटे बेटे प्रमोद पर पड़ती है, जो सोया हुआ है। तभी सिद्धेश्वरी को ये याद आता है कि जो उसका छोटा बेटा है प्रमोद, वो खाट पर सोया हुआ है और वो भी अभी तक भूखा है। वो उसके लिए आधी रोटी रखकर स्वयं आधी रोटी खाकर पानी पी लेती है। सो सिद्धेश्वरी के पास जो एक रोटी थी उसी को आधा तोड़ के वो प्रमोद के लिए रख देती है, और आधा रोटी और पानी पी कर ही अपना पेट भर लेती है। खाना खाते समय उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी विवशता का बयान करते हैं। तो जब वो खाना खा रही थी तब उसके आंख से आंसू गिर रहे थे, और ये आंसू उसकी विवशता को बयान करती है कि वो कितनी ज़्यादा विवश है कि उसको भूख होते हुए भी वो आधी रोटी और थोड़ा पानी पीकर अपना पेट को शांत कर रही है। वो घर के अन्य सदस्यों को तो ये एहसास नहीं होने देती है कि घर में खाना नहीं है, परंतु वो स्वयं जानती है कि घर में कितना थोड़ा खाना है और वो कितने मुश्किल से घर को चला रही है। पर्याप्त भोजन ना होने के कारण भूख होते हुए भी वो भरपेट खाना नहीं खा पाती है। सो जैसे कि खाना इतना नहीं था, इसीलिए उसको भूख लगते हुए भी वो आधा रोटी खाकर ही अपना पेट शांत करने की कोशिश करती है, परंतु आधा रोटी खा के थोड़ी ना पेट शांत होगा। तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं एक स्त्री, एक गृहिणी जो होती है, एक हाउसवाइफ जो होती है, उसके बारे में भी बताया गया है। वो जो एक रोल प्ले करती है अपने घर के लिए, उसको भी दर्शाया गया है। एक स्त्री की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति अपने घर के सदस्यों से छिपा कर रखे, ताकि उन्हें कष्ट ना पहुँचे, ताकि उन्हें दुख ना हो। एक गृहिणी जो होती है, एक हाउसवाइफ जो होती है, वो हमेशा अपने परिवार के लोगों को भरपेट भोजन करवाना चाहती है, चाहे उसे भरपेट भोजन मिले या ना मिले। वो खुद भूखी रह लेगी, परंतु अपने पति और अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगी। एक स्त्री हर रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में, तो कभी पत्नी के रूप में त्याग करती रहती है, और इस संसार में कोई भी स्त्रियों की त्याग और प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। सो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।